नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच के आदेश दिए तो उस पर सियासती थमने का नाम नहीं ले रही। तमाम धर्मगुरुओं, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों की जांच पर सवाल उठा दिए, इस सर्वे पर सवाल उठा दिए और इस पर कोई और राजनीतिक पलटवार होता, इस पर और रिएक्शंस आते हैं। उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में मदरसों की जांच के साथ देश के सभी सीमावर्ती इलाकों के मदरसों की जांच की बात कह दी और इनसे एक हाथ आगे बढ़कर बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने पूरे देश में मदरसों की जांच की मांग कर दी। तो शुरुआत असम, यूपी से होते हुए बिहार और फिर पूरे देश में मदरसों की जांच की मांग तक पहुंच गई। मदरसों की जांच पर बैक टू बैक वकालत की गई तो एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। उन्होंने मदरसों की जांच को लेकर एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्वीट दागे और इन ट्वीट्स में उन्होंने संघ पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने इस पूरी बहस को शाखा बनाम मदरसा बना दिया। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के मदरसों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है जबकि शाखाओं में नफरत बांटी जाती है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त देश के मदरसे आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी कर रहे थे उस समय संघ के लोग अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। यानी अब मदरसों की लड़ाई संघ वर्सेस मदरसे तक जा पहुंची है या आप इसे वीर वर्सेस कायर भी कह सकते हैं। ट्वीट्स आप लगातार देख रहे हैं, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कहा गया है, उनके ये ट्वीट्स। आज इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। यह आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी ने। जब मैंने इसकी मुखालफत की तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि मैं मदरसों के आधुनिकीकरण के खिलाफ हूं, जबकि सच्चाई तो कुछ और है। यह असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किए गए ट्वीट जो आज उनके द्वारा किए गए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे काबिल बने और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। सरकार चाहती है कि मुसलमानों के तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं। मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ साइंस, मैथ्स वगैरह भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक बड़ा क्रिटिसिज्म जो मदरसों को लेकर बार बार किया गया वो यही दावे किए गए कि वहां पर सिर्फ धर्म की तालीम दी जाती है, मजहब की तालीम दी जाती है। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट, संविधान के अनुच्छेद 30 की उन्होंने बात की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे कायम करने का और उन्हें चलाने का पूरा हक हमें है। मदरसों ने मुल्क की आजादी में एक गैर मामूली रोल अदा किया था। मदरसों में इंसानियत सिखाई जाती है जिसका जिक्र हमने किया, और शाखाओं में नफरत, और यही मदरसे और शाखाओं में सबसे बड़ा फर्क है। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से रिपोर्ट देखिए। आप कहेंगे ने कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो क्या मुसलमान नहीं है। यही करना चाह रहे मकसद, आप हरास करना चाह रहे मुसलमानों को। आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आजाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। मदरसे वालों के साथ ज्यादती है और उम्मत मुस्लिमा पर, खासतौर से मुसलमानों पर ये जुल्म उठा रहे हैं। जगह जगह पर आसाम में भी मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। हुकूमत हिंद जुल्म कर रही है। सब लोग अगर इतिहास पढ़ें तो आज इन्हें जो बोलने की ताकत मिली है ये मदरसे के उन लोगों ने दी है जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं। तो आप इस तरह की बात करके समाज को दो धारे पे लाके खड़ा करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को नफरत फैलाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरी लड़ाई अब क्या बना दी गई है, शाखा बनाम मदरसा, और साथ ही इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। संघ पर, शाखाओं पर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होने का आरोप वो लगा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। पहला सवाल कलीमुल हफीज मेरा आप ही से है। ये लड़ाई, आपको शिकायत इस बात की है कि मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, मैं अभी तक इस बहस को समझ नहीं पाई, या आपको शिकायत इस बात की है कि मदरसों का सर्वे जब किया जा रहा है तो फिर शाखाओं, शिशु मंदिर, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी बीते 2 दिन से लगातार इस बात को उठा रहे हैं, गुरुकुल, मठ, इनका सर्वे नहीं किया जा रहा है? देखिए, सरकार ने जब ये इन मदरसों के सर्वे की बात कही तो इसमें खुद मंत्री ने कहा कि हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं
और हम उस डाटा कलेक्ट करके वो क्या करना चाहते हैं ये नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि जो उनकी सरकार के अंडर में जो मदरसे पहले से एफिलिएटेड हैं, जहां से उस सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनके शिक्षकों को वो तनख्वाह दे, तो वो 5 साल में उनकी तनख्वाह भी बाकी है, 750 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह देना बाकी है, और प्लस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जो भी वो डेवलपमेंट कर सकते थे वो कुछ नहीं किया। सरकार, बीजेपी की सरकारों ने और दूसरे स्टेट में बाकायदा जो मदरसा बोर्ड थे उनको ख़त्म किया, जो मदरसा बोर्ड के अंदर जो मदरसे चल रहे थे उनको ख़त्म करके नॉर्मल स्कूल बनाए, जैसे आसाम में किया, और उसके बाद फिर मदरसों पे जुल्म ढाने के लिए वहाँ पे बुलडोज़र भी चलाया। तो इस सरकार पे हमारा पहले से ये मुतालबा था कि पहले तो आप पुराने टीचर्स की तनख्वाह दीजिए। दूसरी बात ये कि अगर आप मुसलमान बच्चे बच्चियों की पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तो कम से कम जो आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसको डिमांड ड्रिवन कर दीजिए। अभी 50 बच्चे जब अप्लाई करते हैं तो एक बच्चे को मिलती है स्कॉलरशिप। अगर आप सिर्फ 2000, हम अब भी पुरानी 2 दिन पुरानी डिबेट पर हैं सर। अब तो असदुद्दीन ओवैसी शाखा और मदरसे का फर्क बता रहे हैं ना सर। अब तो वो ये बता रहे हैं कि मदरसों में तो अमन चैन का पैगाम सिखाया जाता है, मदरसों में तो मोहब्बत सिखाई जाती है, देश से मोहब्बत सिखाई जाती है, और शाखाओं पर वो सवाल उठा रहे हैं। ये नौबत क्यों आ गई? नहीं, आज भी जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने सारे ट्वीट किए हैं, उसमें ये बात भी कही है कि आखिर ये बकाया टीचर्स को आपने तनख्वाह नहीं दी, आपने स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन बनाना था, ये नहीं बनाया। और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप मदरसों को शक की नजर से क्यों देखते हो। इन मदरसों का जब आप इतिहास देखोगे तो उन मदरसों से निकलने वाले लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराया, और जो लोग हुकूमत में हैं उनके बुजुर्गों ने उस आजादी के मुखालफत में काम किया। यानी वो जो इस विचारधारा वाले जो आज सरकार में हैं, उनके जो गुरुकुल हैं, उनके जो शिशु मंदिर हैं, उनमें जो और चीजें हैं उनका सर्वे क्यों नहीं कर रहे। और जहां तक सर्वे का ताल्लुक है तो ऑलरेडी यूडाइस के थ्रू सारे स्कूलों का सर्वे मौजूद है, और उस सर्वे की शीट भी लगाई है, और उसमें बाकायदा मदरसा रिकॉग्नाइज्ड बाय वक्फ बोर्ड या मदरसा बोर्ड या मदरसा अनरिकॉग्नाइज्ड दोनों के नंबर मौजूद हैं। यूपी में 12,493 मदरसे आप डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं संगीत राज, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी। जिस बात पर बोलने से अब कलीमुल हफीज बच रहे हैं, उस सवाल को मैं सीधे सीधे आपके सामने रख देती हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बाकायदा ट्वीट में इस बात का जिक्र किया गया। असदुद्दीन ओवैसी का जो एक ट्वीट है उसके बीच के अंश को मैं पढ़ रही हूं। मदरसों ने मुल्क की आजादी में एक गैर मामूली रोल अदा किया था। जो ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को इस वॉल पर दिखाया था, वो कहते हैं, वो ट्वीट जरा लेकर आए वापस स्क्रीन पर। संविधान की धारा 30 के तहत हमें हमारे तालीमी इदारे कायम करने का और उन्हें चलाने का पूरा हक है। मदरसों ने मुल्क की आजादी में एक गैर मामूली रोल अदा किया था। मदरसों में इंसानियत सिखाई जाती है, शाखाओं में नफरत। दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है। संगीत रागी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। कलीमुद्दीन साहब भी उसी शिशु मंदिर के प्रोडक्ट हैं, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि शिशु मंदिरों के अंदर संस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रवाद की भावना दी जाती है, और जो सामान्य एक जो स्कूल होता है उसी ढंग से उसमें पठन पाठन किया जाता है। जबकि जो मदरसे हैं उसमें इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। और पूरी दुनिया के मदरसों, मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ ये है जो मदरसे आजकल दिन में पूरे दुनिया में सर्वे कराए जा रहे हैं। क्यों कराए जा रहे हैं? कहीं न कहीं बदनामी का बदनुमा दाग जो है वो मदरसों पर लगा है, और वो दाग इस प्रकार का है कि वो इस प्रकार की इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं जो लोगों में कट्टरपन पैदा करता है, जो लोगों में असहिष्णुता पैदा करता है। जिन धर्मों के साथ वो रह रहे हैं, जिन समुदायों के साथ रह रहे हैं, उनके प्रति वो घृणा के बीज बोते हैं। पैन इस्लामिज्म उनके बीज आते हैं, जिसके कारण एक सेपरेटिज्म की भावना उनमें होती है। वो दूसरे संप्रदायों के साथ वो सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं। और ये स्टडी भी है, पाकिस्तान का स्टडी है, अफ़गानिस्तान का स्टडी है, जिसमें देवबंद के मदरसे, खास करके जो देवबंद के मदरसे हैं, उन्होंने तालिबान, जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान, इन सबों को प्रोड्यूस किया है। भारत के अंदर भी मदरसों के बारे में ये जानकारियां हैं कि
कि उन मदरसों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, खास करके जो गैर सरकारी मान्यता प्राप्त नई मदरसे हैं, उनको लेकर के है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, कई ऐसी जगहों पर हैं जो सामान्य जानकारी में लोगों को आती रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट रही है, उसके अलावा जो सरकारें हैं उनके पास ये सूचना है, जो इस प्रकार की बातें उनके संज्ञान में आती रही हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि आसाम के जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उनमें टेररिस्ट का मॉड्यूल्स चल रहा था। हमने देखा है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूँगा, देवबंद से भी टेररिस्ट मॉड्यूल्स मिले हैं और उनको पकड़ा भी गया है। आज से नहीं, पहले भी पकड़ा गया है, अभी भी पकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि जो सरकार है वो इन मदरसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है, और करना भी चाहिए। कौन कौन लोग बाहर से आते हैं, आपने देखा होगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म आया वो बहावी इस्लामी की देन है। बस 10 सेकंड, बस 5-6 सेकंड और रखिए। जो पूरी कश्मीर की जो हवा बदली है उसमें बहावियों के बहुत बड़ा देवबंद है, देवबंदियों की बहुत, और पूरे जो वहाँ का जो एक मॉडरेट इस्लाम था उन सारे मदरसों से और मस्जिदों से वो गायब हो गए पिछले 20-25 साल से। तो ये आवश्यक जानना है कि कौन से ऐसे मदरसे में कहाँ से लोग आते हैं, उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ विधिवत इनका सरकार की मॉनिटरिंग हमेशा रेगुलर इनके खिलाफ होनी चाहिए। ठीक, मैं एक गेस्ट का कमेंट कई मामलों में खतरनाक हो जाता है। कमेंट लूंगी। यहाँ पे यास्मीन फारूकी मैम मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। यास्मीन मैम, आपने सुना, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही। जी मैम, आपने सुना कि मदरसों को लेकर जो शंकाएं, जो आशंकाएं और चिंताएं अभी संगीत रागी जी ने जाहिर की, उन्होंने कंसर्न जाहिर किए, आपका उस पर जवाब? वो कह रहे सर्वे तो कराया जा रहा है। अदिति जी, आपके संगीत रागी साहब ने कितने आराम से ऐसे इल्जाम लगाए हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है मैम, बात पूरी करें। इन लोगों को शर्म नहीं आती इतनी सी भी कि जो ये इल्जाम लगाते हैं इनके पास उसके प्रूफ नहीं होते हैं और ये इल्जाम लगा देते हैं कि आप जो फिल्म दिखा रही हैं उसमें कहीं पे भी ज्यादातर बच्चे दूसरी बुक्स पढ़ रहे हैं। मुझे एक भी उसमें कोई ऐसी चीज नजर आई, और इतनी छोटी एज के बच्चे मदरसे में, आप ही की फोटोग्राफ देख रही हूँ, कहीं और की नहीं देख रही, कि वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हिंदी भी पढ़ रहे हैं और भी किताबें पढ़ रहे हैं। अब आपको इस इतने छोटे बच्चों में आतंकवाद कहाँ से नजर आ रहा है? दूसरे जो मदरसे की जब ये बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा इनको एक लिस्ट बता दूं कि राजा राम मोहन राय भी मदरसे के पढ़े हुए थे, कलाम भी मदरसे के पढ़े हुए थे, राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे के पढ़े हुए थे, मुंशी प्रेमचंद भी मदरसे के पढ़े हुए थे, शंकर दयाल शर्मा भी मदरसे के पढ़े हुए थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मदरसे के पढ़े हुए थे, फखरुद्दीन अली अहमद भी मदरसे के पढ़े हुए थे। क्या ये उन सब लोगों पे उंगली उठाएंगे? ये तो कह रहे हैं मदरसों में। अच्छा, अब मदरसों की बात आपने कर ली, वहां पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि बुरी बुरी सोहबत है, बुरी बातें सिखाई जा रही हैं। अब मैं इनसे एक सवाल हरिद्वार पे करना चाहती हूँ कि इकबालपुरा में जो 80-90 लोगों ने मुसलमानों पे हमला करके और उनको घर तोड़े, दुकानें तोड़ी बेवजह, वो क्या आतंकवाद नहीं है? क्या वो जिहादी नहीं कहलाएंगे? मुझे इस बात का भी फिर वो जवाब दे दें। मदरसों से पीछे आप मुझे इस बात का जवाब लीजिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी डिबेट आगे बढ़ाई मैम, जो अभी एक 5 मिनट और 5 सेकंड और, क्या हर बच्चा जो गरीबों का है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, वो मदरसे में नहीं पढ़ाएगा तो क्या गवर्नमेंट क्या स्कूलों में भेजेगा? क्या उसके पास इतना पैसा उस मजदूर के पास है? अरे आप क्यों लोगों के तकदीरों से खेल रहे हो? आप उनकी तकदीरों से खेल के उनको, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करना है। ठीक है संगीत रागी, 20 सेकंड्स आपका जवाब, 20 सेकंड्स में। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ पूरी लड़ाई शाखा बनाम मदरसा क्यों बनाई जा रही है? आप जवाब दे दें जो यास्मीन फारूकी जी ने सवाल उठाए, प्लीज। देखिए, पहली बात तो कि उनको बताऊं कि मुझे ज्ञान है या नहीं ज्ञान है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी बंद करें। मेरे अंडर मदरसा एजुकेशन पर काम करने वाली पीएचडी स्टूडेंट है जो मुस्लिम स्टूडेंट है,
तो हमको वो ज्ञान देना ये बंद करें कि दुनिया में मदरसों की शिक्षा में क्या होती है क्या नहीं होती है। एक दूसरी बात ये है कि आप एक स्कूल से यदि शंकर दयाल शर्मा निकल गए और बाकी बड़े बड़े हैं, सुन लीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, मैंने आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी। एक स्कूल से अब आप कहेंगे कि जो इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लोग जो हैं वो जाकर के यदि 9/11 को अंजाम देते हैं तो ये हम थोड़े कह देंगे कि पूरा इंजीनियरिंग, हम तो खुद ही कहते हैं नहीं है, सारे मदरसे ऐसे नहीं हैं, लेकिन मदरसों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ये पूरे दुनिया, ये जग जाहिर है, ये कोई बताने, ये हम वही नहीं बताते हैं, ये सर्वे आ चुका है, ये स्टडी आ चुका है। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप ये आपकी ठीक है सर। लेकिन अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो खुद AIMIM द्वारा ट्वीट किया गया है। इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, आप जानते ही हैं, मदरसों को लेकर उनकी जो राय है, जो उनका व्यू पॉइंट है, और मदरसों पर जो उनका एक्शन रहा है वो लगातार सुर्खियों में रहा है। आप AIMIM भी सोशल मीडिया की जो आर्ट है उसमें पारंगत होती जा रही है। वीडियो ट्वीट किया गया उनके द्वारा, देखिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मदरसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। मदरसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मदरसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है जी। और भाई साहब और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, आई विल ऑल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। आसाम में 7 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, मगर ये मुख्यमंत्री को आसाम की जनता की तकलीफ की फिक्र नहीं है, उसको मदरसे की फिक्र है। ये मुख्यमंत्री को जानना चाहिए, जो हिस्ट्री का वीक स्टूडेंट है, कि जब संघी लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और जेल में बैठकर अंग्रेज़ों से माफ़ी की भीख मांग रहे थे, यही मदरसे के ज़िम्मेदारों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। यही मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जानें दे दी, और ये इनका एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो इस तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इस तरह की बकवास करते रहते हैं। क्या राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे, शाखा में पढ़े थे? और शाखाओं में और मदरसों में फ़र्क ये है कि मदरसों में इंसानियत का सबक सिखाया जाता, इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता। तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, और इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता, और मदरसों के ज़रिए से ही भारत को और ख़ूबसूरत बनाया गया। तो इनको इन सब चीज़ों से मालूमात नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम नहीं चला रही है? क्या सालाना भारत की पार्लियामेंट में उसका बजट मंजूर नहीं होता है क्या? तो इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी ज़बान पर। लेकिन सर अब राजस्थान में भी सेम कंट्रोवर्सी, वही जवाब है। देखिए, मोदी सरकार में
क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम नहीं है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी उसके मंत्री नहीं है? आप मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करते, इसीलिए इस तरह से आप ये अनाप शनाप बकते रहते हैं। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए और यहां पर मदरसों को लेकर उनकी क्या राय है उसे स्पष्ट करते हुए। जल्दी से एक कमेंट यहां पर तारिक फतेह में लूंगी। एक डिबेट छिड़ी हुई है मदरसों की इमेज को लेकर, एक मुझे कहना चाहिए परसेप्शन जो है उसे लेकर भी यहां पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। खैर पॉलिटिकल डिबेट की बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी ने आज उसे शाखा बनाम मदरसा बता दिया, उस लेवल पर वो ले गए। आप इस पूरी डिबेट को खासतौर पर मदरसों को लेकर जो परसेप्शन की लड़ाई है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो उन्होंने नफरत ओवैसी साहब ने अभी इंटरव्यू में दिखाई, क्या वो नफरत मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती? क्या वहां नहीं बताया जाता कि मुसलमान जो है वो सबसे अफजल है और बाकी सब लोग जो हैं वो घटिया हैं? क्या अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर कहते हैं? कोई इसमें सिर्फ मदरसे में नहीं, ये तो पूरी इंडियन सोसाइटी के अंदर फैला हुआ है ये सोच कि मुसलमान सबसे आला है और ये बाकी सब लोग घटिया हैं, इनको हमने मुसलमान करना है और उन तमाम दुनिया के ऊपर इस्लाम को सुप्रीम मजहब बनाना है। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? ये मदरसों के अंदर से ही सोच निकली, जिसके अंदर देवबंद के फॉलोअर्स ने तालिबान बनाई। कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है कि एक सोचिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं भी हो, सिर्फ तालीम और जो उसके कोर्सेज हैं उससे एक पूरी मूवमेंट चली, जिसके अंदर आज तक बताइए औरतों का हशर क्या किया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। देवबंदी इस्लामी चल रहा है, वो हिंदुस्तान की मदरसों का सिलसिला है। अब भी आपने देखा जिस तरह, ये देखिए बुर्का पहनाए हुए एक औरत खड़ी हुई है, ये मतलब औरत को समझते क्या हैं? कब ये बताएंगे कि जिस जेंडर से दुनिया में लोग पैदा होते हैं दैट इज नॉट इंफीरियर। आपने तय किया हुआ है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है उनको रखो अपने पास और उनमें खेती करो। ये नहीं पढ़ाया जाता क्या मदरसों में? क्या मदरसों में ये नहीं पढ़ाया जाता कि ये जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो बदनसीब हैं? क्या ये जुम्मे के खुतबे में जो दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमल काफरीन पे वो रूल करने की हिम्मत दे, ये कहां से आती हैं बातें? ये शरिया के अंदर से डाल के, शरिया में भी हर चीज बैक डेटेड एंट्री करके, ये सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता, पूरा शरिया जो है और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इट वो पढ़ाया जाता है। जहां पे मदरसे हैं वहां पे मुसीबत आ जाती है। यही अगर इस्लाम की तालीम लेनी है, आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है वो बच्चों को दें। घर में बच्चे बैठे हुए हैं, ये तो ईजाद बहुत बात की है। उससे पहले क्या मुसलमान नहीं होते थे? क्या उससे पहले खलीफा पैदा नहीं हुए? क्या मदरसों की वजह से तालीम मिलती है? और ये बात सुनिए, जमीन पे क्या बिठाने की है? क्या हम सहरा में बैठे हुए हैं क्या हम, कि जमीन पे बैठ के आप झूम झूम के पढ़ रहे हैं? ये क्या सोच है? कब बैठेंगे हम मेज कुर्सी के ऊपर जाके? ये देखिए टोपियां पहनाई हुई आपने बच्चों को, ऐसे रखा हुआ है इमोबाइल करके। हंसना मना है जहां बात करनी नहीं है। मदरसे में हम भी गए, हमने भी देखा कि किस तरह सोटियों से और किस तरह पढ़ाया जाता है, और कई अंजाम जो होते हैं मदरसों के अंदर, उसका छोड़ें, टीवी पे है, जिक्र भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यास्मीन फारूकी। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तारिक फतेह साहब को इंडिया में इतना प्यार क्यों है। दूसरी बात अदिति, मैं आपको बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ कि जितने भी आप मदरसों के फोटोग्राफ डाल रही हैं उसमें या तो अंग्रेजी, ये अभी भी बुर्का पहने अंग्रेजी लिख रही है औरत, या बेहतरीन मैथ्स का काम हो रहा है। तारिक फतेह साहब को दिखाई कम देता है क्या? एक तो तारिक फतेह साहब थोड़ा सा तस्हीह कर लें। ना मैम सुनिए, देखिए आप इतनी वरिष्ठ हैं, निजी टिप्पणी करते हुए अच्छा नहीं। तारिक फतेह साहब तार्किक तौर पर आप अपनी बात रख सकती हैं। नहीं, अच्छा चलिए आप कहती हैं,
अच्छा चले आप कहती हैं तो नहीं करती हूँ। हालांकि मैं ईमानदारी की बात ये कहूँ कि मेरे घर में कोई और आके बोले, मैं ये पसंद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदुस्तान से भागा हुआ आदमी, मर्यादित तरीके से उनके विचार है मेरे घर में आके। मैम सुनिए अदिति जी, मैडम मेरी बात पूरी होने दीजिए। अदिति जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। ड्यू टू रिस्पेक्ट टू रूल, जैसे आप मेरी गेस्ट है ना, ऐसे वो भी मेरे गेस्ट हैं। जवाब दे दूं मैम, अब मैं आपका जवाब लूंगी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सुनिए मेरी बात, जरा सा सुन लीजिए मैम, जरा सा सुन लीजिए। तो मेरी बात, जैसे आप मेरी गेस्ट ऐसे वही मेरे गेस्ट, आप दोनों ही मेरे लिए बराबर, क्योंकि आप दोनों दो व्यू पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अपनी बात रखी, मेरी बात रख रहे हैं। अब बोलिए। ओके अदिति, अब मेरी बात पूरी होने दो। तारिक फतेह साहब, आपको इंडिया के बारे में क्या ये कभी मदरसे देखे हैं इन्होंने आके? क्या कभी इन्होंने मदरसों का एक ऐसा इंस्पेक्शन किया है? इन्हें मदरसों के बारे में कितना मालूम है? पहली बात तो सवाल ये है, आज और पुराने तारिक साहब बात पूरी होने दीजिए। आज के मदरसों में और पुराने मदरसों में बहुत फर्क है। तारिक फतेह साहब, पहले अपनी मालूमात में इजाफा प्लीज कर लीजिए, उसके बाद हिंदुस्तान की आके बीच में बात करिए। मालूमात बहुत है, आप जैसे नहीं है कि झूम झूम के पढ़ाया जाए, रट्टा लगाया जाए। कर लीजिए रट्टा। माशाल्लाह, कनाडा बैठ के आप इंडिया की मालूमात रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने बारे में तो पूरी मालूमात रख लीजिए, हमें तो माफी दे दीजिए, हमारे यहाँ फूट डालना बंद कर दीजिए। आप वो आदमी हैं जो कि शायद मुसलमान दुश्मन है, हिंदुस्तान दुश्मन है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का दुश्मन है। आप हमारे भाईचारे के दुश्मन है। आप हमसे, आप बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम आपस में मिलजुल के कैसे रहते हैं। आप आप घटिया आदमी है, क्योंकि आप इस तरह की निजी टिप्पणी नहीं मैम, फिर वही गलती आप कर रही हैं। एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने के लिए मैं डिबेट नहीं करती मैम। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड रुकिएगा मैम, आपको से दिक्कत हो रही है मैम। सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारा देश तो ऐसा देश है, सुनिए ध्यान से प्लीज, अब जो मैं बोलूंगी ध्यान से सुनिएगा। इस देश एक सेकेंड रुक जाइएगा। इस देश में तो जहां तक रही लोकतांत्रिक अधिकारों की बात, मैं आपको तारिक फतेह डिबेट में अच्छे नहीं लग रहे, पर क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि इस देश में तो प्रदर्शन हो जाता है? इस देश में तो प्रदर्शन हो जाता है फिलिस्तीन को लेकर, तब भारत का उसमें क्या लेना देना होता है? भारत का उसमें क्या लेना देना होता है मैम? कितने प्रोटेस्ट ऐसे हुए हैं जिनमें भारत का कोई लेना देना नहीं है? तो मैम, आपको उन्हें देखने पर से दिक्कत हो रही है, ये गलत चीज है ना मैम। जैसे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है गेस्ट के तौर पे, आप उनके व्यू पॉइंट को सुन लीजिए। आपको उनके व्यू पॉइंट से दिक्कत है, तार्किक तौर पर आर्ग्यू कर लीजिए। इसके लिए आप कभी उनको पता नहीं किस तरह के शब्दों का, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करती। आप इतनी वरिष्ठ हैं, आप इतनी सीनियर हैं, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करती। मैं तो संयम, पेशेंस आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं तो संयम, पेशेंस आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। आप तो मैं हमेशा मेरी डिबेट में, इसीलिए मैं आपको बुलाती हूँ, क्योंकि आप तार्किक तौर पर अक्सर बात करती हैं। निजी सर्टिफिकेट नहीं मैम, एक सेकंड रुक जाइए। फिरोजबाद साहब को मैंने 1 मिनट नहीं दिया है मैम। सुनिए तो, फूट डालते हैं मैम, सुनिए मेरी बात। ये आपका व्यू पॉइंट है, ये आपका व्यू पॉइंट है। जुदा कर रही हैं और फूट मैं डाल रहा हूँ, फूट मैं डाल रहा हूँ और सत्तंत्र से जुदा आप कर रही हैं। वाह वाह। एक सेकंड, फिरोज बख्श जी, एक कमेंट जल्दी से मैं आपका लूंगी। जो पूरी डिबेट छिड़ी हुई है यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं। मुझे आप इतनी देर इस डिबेट में इंतजार कर चुके हैं अपनी बारी का, कि आपको पता है कि डिबेट है क्या इस वक्त। ये जो शाखा बनाम मदरसा की लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है इस देश में, सिर्फ इस बात पर कि मदरसों का यूपी सरकार द्वारा सर्वे का ऐलान किया गया, प्राइवेट मदरसों का, उसके बाद ये डिबेट जहां पहुंच गई है, उस पर आपके थॉट्स? हाँ देखिए अदिति जी, अगर आप मुझको सुन पा रहे हैं तो मैं बड़ी मुद्दबाना दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने तमाम काबिल दोस्तों से जो इस वक्त डिबेट में हैं, बने हुए हैं, और बहन से भी, और ख़ास तौर से आपसे भी अदिति बहन, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए क्योंकि मैं 25 मिनट बाद बोल रहा हूँ। देखिए, अभी मैं अपने काबिल दोस्त जनाब ओवैसी साहब को सुन रहा था। ओवैसी साहब ने हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहा कि वो तारीख के कमज़ोर स्टूडेंट हैं। मैं ओवैसी साहब को बता देना चाहता हूं कि ओवैसी साहब, हेमंता बिस्वा शर्मा तारीख के कैसे स्टूडेंट हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बबांगे दहल ये बात कह सकता हूं ओवैसी साहब कि आप
पॉलिटिक्स के कमजोर स्टूडेंट हैं। आपने सुना नहीं कि हिमंता बिस्वा शर्मा क्या चाह रहे हैं। उन्होंने सफाई से कहा कि हम चाहते हैं मुस्लिम बच्चा कुरान भी पढ़े। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि मदरसे का बच्चा दीनी तालीम भी हासिल करे, लेकिन साथ ही साथ दुनियावी सेकुलर तालीम हासिल करे। वो इंग्लिश, हिंदी, इंजीनियरिंग करे, वहां से प्रोफेसर्स निकले, वहां से IAS ऑफिसर्स निकले, डॉक्टर्स निकले, आर्किटेक्ट्स निकले। बड़ी सफाई के साथ ये उन्होंने बात की थी, और जिस डिबेट में उन्होंने बात की थी किसी चैनल के, उसमें मैं भी मौजूद था। और एक बात मैं और बता दूं, देखिए बात आई यहां पे वजीर आजम को कोई उल्टा सीधा बोल रहा था। मैं बताता हूं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़ी सफाई के साथ अपने घर पे एक मीटिंग बुलाई थी मुस्लिम उलेमा की और इंटेलेक्चुअल्स की। वहां उन्होंने ये बात कही थी कि मैं हर मुस्लिम के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। ये सरकार तो इतने आगे बढ़ के मुस्लिम कम्युनिटी का साथ देना चाहिए। और ओवैसी साहब जैसे लोग और जो दूसरे लोग हैं दूसरी विरोधी पार्टियों के, वो कहते हैं कि जी ये सरकार मुसलमानों की दुश्मन है, और वो कहते हैं कि ये RSS वर्सेस मदरसा का चक्कर है। ये एक एजुकेशनल डिबेट है, इसमें तू मैं नहीं होनी चाहिए। आखिर में ये कह के इजाजत लेना चाहूंगा अदिति बहन आपसे कि मदरसे के बच्चे, जैसे कहा था उन्होंने बिस्वा शर्मा ने, कि ये बच्चे 1000 पेज की किताब यानी कुरान को, ग्रंथ, इतने भारी भरकम ग्रंथ को बगैर जेर जबर पेज के फर्क के कंठस्थ कर लेते हैं। दैट टैलेंट शुड बी टैप्ड इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अगर किसी मदरसे में ऐसा है कि वो अंसारुल बंगला से कोई जुड़ा हुआ है या ISIS से जुड़ा हुआ है, तो किसी भी देश को, चाहे सऊदी अरब हो, मलेशिया हो, पाकिस्तान हो या सीरिया हो, कोई भी, उसको पूरा हक है कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे जो चाहे वो करे, सर्वे करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हम किसी भी हालत में हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को, उसको हम नहीं चाहते कि वो खतरे में पड़े। मदरसे को मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, जवाब लीजिए। कलीमुल हफीज। देखिए, फिरोज बख्श साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन आज ऐसी नादानी की बात कर रहे हैं कि ये सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। डोंट बी पर्सनल के बारे में ये कह रहे हैं। आप अपनी बात कीजिए, मेरी बात मत कीजिए, ठीक है? मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। देखिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। कलीमुल हफीज साहब, आप एक पार्टी का कोरा लेकर बोल रहे हैं। सुनिए, आप AIMIM का कोरा लेकर बोल रहे हैं, बोलिए। आप AIMIM की बात करिए, अपनी बात करिए, ठीक है? मेरी बात क्यों कर रहे हैं? मेरा तो कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। कौन नादान है? दुनिया देख रही है, मजाक उड़ा रही है दुनिया आपका और ओवैसी साहब का। मैं ये जो आपके नाम के नीचे इस्लामिक स्कॉलर लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में बोल रहा हूं कि फिरोज बख्श अहमद कितनी नादान बात कर रहे हैं कि अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस्लामिक स्कॉलर तो खाली ओवैसी साहब है। इस्लामिक स्कॉलर तो उनके छोटे भाई हैं। इस्लामिक स्कॉलर तो ताक़िर रज़ा खान है। इस्लामिक स्कॉलर तो सिर्फ कलीमुल्लाह साहब है। आपने ठेका ले रखा है इस्लामिक स्कॉलर बनने का, है? आप ठेकेदार, दुकानदार बने हुए क्या मुस्लिम कौम के? आपको शर्म आनी चाहिए। एजुकेशनल डिबेट, तालीमी डिबेट है, और दुनिया हंस रही है आपके ऊपर, है? आपको पता नहीं नादान कौन है? दुनिया देख रही है, समझ गई कौन नादान है, कौन बेवकूफ है? मैं अपने को इस्लामिक स्कॉलर नहीं कहता, लेकिन अगर आपने बात उठाई है, मैं आपको बता दूं, कलीम मियां सुन लो, कान खोल के सुन लो, कलीम मियां चुपचाप सुन लो। मैं बगैर दाढ़ी का, बगैर टोपी का मौलाना हूँ, ठीक है? इस्लाम की जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी तरह बेदीन नहीं हूँ, 5 वक्त नमाजी हूँ, पूरे 30 रोजे रखता हूँ। आपकी तरह बेदीन नहीं हूँ। आप लोग जैसे जहर उगलते हैं, आप लोग जैसे आग लगाते हैं, मैं आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, मुझे समझ नहीं आता, आप लोग तार्किक तौर पर लड़ने की बजाय, आर्ग्यू करने की बजाय, वाद विवाद करने की बजाय पर्सनल होने की क्या बात है? एक सेकेंड और सुनिए कलीमुल हफीज जी, जवाब बनता नहीं, आप पर्सनल हो जाते हैं। मुझे बता रहे हैं कलीमुल हफीज जी, आपको मैंने इतनी देर बोलने दिया, आपको उसमें डर दिखाई दिया है? नहीं, आपको उसमें डर दिखाई दिया कि मैंने आपको इतनी देर बोलने दिया? उसमें डर दिखाई दिया? फिरोज बख्श जी, एक सेकंड रुक जाइए सर। फिरोज बख्श जी, एक सेकंड सर, मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन करा दूंगी, ये मैं दोनों को बता रही हूँ। मुझे सिर्फ 10 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आप लोगों के ऑडियो डाउन कराने में, ये आप समझ लीजिए। अभी तक मैं रिस्पेक्ट दिखा रही हूँ, इसीलिए दिखा रही हूँ, आप मेरे गेस्ट हैं। होता है कि आप इस तरीके से करेंगे, मैं आता नहीं आपकी सर। आपको तो विक्टिम कार्ड खेलने की आदत पड़ चुकी है सर। कलीमुल हफीज जी, ध्यान से सुनिएगा, AIMIM को इसलिए बुलाया जाता है, एक सेकंड
ऐसी डिबेट सिर्फ कलीमुल हफीज की अगर आप आवाज, तालीमी प्लीज डिबेट करें सुन लीजिए एक सेकंड। एक तो आप मुझे धमकाना बंद कर दीजिए। कलीमुल हफीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपसे कह रही हूँ ना ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे धमकाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए सर। आपको रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है, आपको रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है गेस्ट के तौर पर, लेकिन आप ये तय नहीं करेंगे सर कि मेरा गेस्ट का पैनल कौन होगा, उसमें गेस्ट कौन आएगा और आप कब बोलेंगे सर। आपको ये बुरा आपने इतनी देर देखा है, आपको वक्त मिला है, आपकी पार्टी को वक्त मिला है। आप पहले मुझे ये बताइए आपकी पार्टी को वक्त मिला है या नहीं मिला है, और किसी पैनलिस्ट को उतना वक्त मिला है क्या, किसी और पैनलिस्ट को उतना वक्त मिला है कलीमुल हफीज? चलिए पहले मैं आपका ये एग्रेशन ही समझ लेती हूँ, किसी और पार्टी को इतना वक्त मिला जितना आपकी पार्टी को मिला? 4 मिनट का क्लिप चलाया है मैंने असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जो ट्वीट किया गया है। कितना? सर आप विक्टिम कार्ड मत खेला कीजिए, बंद कर दीजिए विक्टिम कार्ड। दूसरे आदमी को नहीं आप विक्टिम कार्ड बहुत खेलते हैं और आप धमकाना शुरू कर देते हैं कि मैं आऊंगा नहीं और मैं आपकी डिबेट में शामिल नहीं होगा और मैं उठ के चला जाऊंगा। सर आपकी पार्टी को बहुत वक्त दिया जाता है, आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए। विक्टिम कार्ड नहीं खेलना। खामोश बैठ जाओ फिर? जी नहीं, आपको बोलने के लिए बुलाया है, आप बिल्कुल बोलिए सर। आपको खामोश बैठने के लिए नहीं बुलाया, आपको खामोश बैठने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन इस बात पर मेरी सख्त आपत्ति है। आपकी पार्टी को बहुत वक्त दिया जाता है लेकिन फिर भी आप नाखुश रहते हैं, फिर भी आप नाखुश रहते हैं सर, ये गलत चीज है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं प्यार से बोल रहा था। उस आदमी ने हमारे लीडर को कहा वीक स्टूडेंट है, मैंने उसको कहा सूरज को चिराग दिखा रहे हो। चलिए आपने तो उन पर भी निजी टीका टिप्पणी की ना, जरा मुद्दे पर आ जाइए कलीमुल हफीज जी। आप क्या निजी की? मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुद्दे पर आ जाइए सर, मुद्दे पर आ जाइए। ये पूरी लड़ाई मुद्दे पे अब सुनिए, शाखा वर्सेस मदरसा क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई कि अभी परसों जो यशवंत शिंदे ने बाकायदा एक एफिडेविट दिया है, जो नांदेड़ के हैं, जो 25 साल आरएसएस के मेंबर रहे, जो बजरंग दल और वीएचपी से भी जुड़े रहे, उन्होंने बाकायदा अपने एफिडेविट में कहा कि ये वो संस्थाएं हैं जो नफरत फैलाती हैं और पूरे देश में धमाके करने के लिए मुझे इन्होंने हायर किया। और कितनी ट्रेनिंग में मैं रहा, मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 2004 में एक आरएसएस के व्यक्ति की मौत भी हुई। ये बात वो अपने एफिडेविट में कोर्ट में कह रहे हैं। यहां से तो ये साबित होता है कि शाखाओं में क्या सिखाया जाता है। दूसरी बात, जब पहली बार हिंदुस्तान में मस्जिद पर हमला हुआ तब भी वो मित्र मेला में हुआ, और मित्र मेला किसने बनाई थी? सावरकर ने। फिर अभिनव भारत बनी, अभिनव भारत ने भी मुसलमानों के खिलाफ काम किया। तो मुसलमानों के अरे खिलाफ सावरकर कहां से आ गए डिबेट में यार? आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो, आप टॉपिक पे बात करिए, आप मुद्दे से हटके बात कर रहे हैं। आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाता है, आप अंग्रेजी का जवाब देते हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैडम जो गलत है वो गलत है, जिसने भी किया जवाब दे रहा हूँ। डिबेट में दर्शकों के लिए कर रही हूँ सर, आप लोगों के आपसी वाद विवाद के लिए नहीं कर रही सर। मैं आप दोनों को ये स्पष्ट कर दूं, मैं जवाब लूंगी संगीत रागी से। जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से कलीमुल हफीज जी बात पूरी कर लीजिए, 30 सेकंड्स और। जी देखिए, आरएसएस का शुरू से ये मुस्लिम दुश्मनी, मुस्लिम नफरत, इस्लाम से नफरत, ये बाकायदा बीजेपी की भी अब ऑफिशियल पॉलिसी बन गई है। चाहे हमारा वो जो कोई भी मामला हो, चाहे खाना हो, पीना हो, रहना हो, बोलना हो, अजान हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, तो अब तक के जितने भी इनके कारनामे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ एक मुहिम, एक युद्ध छेड़ रखा है। अब इन्होंने मदरसे को टारगेट पे ले लिया है। तो इसलिए हमने ये बात कही कि मदरसे मोहब्बत सिखाते हैं और शाखाएं नफरत सिखाती हैं। इसलिए मेरे सदर ने वो ट्वीट किया। और आज भी जो उत्तर प्रदेश सरकार उन मदरसों का सर्वे करना चाहती है, ठीक है, जवाब ले लीजिए। अच्छी मंशा नहीं है, उससे उनका डाटा कलेक्ट करके उनको हरास करना चाहती है। ठीक है, ठीक है। अब सर जैसे आपको आपके सदर को टाइम दिया, मैंने संगीत रागी भी एक ही बार बोले। मैं इसी बात पर आपत्ति कर रही थी कि हर गेस्ट को यहाँ लिमिटेड ही टाइम मिला है कलीमुल हफीज जी, लेकिन आप शिकायत करने लगते हैं सर, आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते। हमने 4 मिनट का क्लिप चलाया असदुद्दीन ओवैसी का। नहीं सर, आप शिकायती मोड में चले जाते हैं। शिकायत की बात नहीं सर, बोलने के लिए बुलाया, लेकिन मुद्दे पर रहेंगे, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मुद्दे पर रहेंगे तो जिम्मेदारी है ना सर। मैडम मैंने किसी को टोका? अभी सब लोग बोल रहे हैं मैंने किसी को टोका है। आप जवाब ले लीजिए, मैं किसी को नहीं जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपने भी निजी टीका टिप्पणी की, दूसरों पर अगर आप निजी टीका टिप्पणी करेंगे तो दूसरे भी आप पर टिप्पणी करेंगे। अब आप 1 सेकंड रुक जाइए और संगीत रागी से जवाब लीजिए अपने सवाल का। संगीत रागी जी। सबसे पहले अदिति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने निजी टिप्पणी को रोकने की कोशिश की, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, हम लोग विचार के लिए बात यहाँ पर आए हैं। पहली बात मैं कलीमुद्दीन साहब को बताना चाहूँगा
कि भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा ने जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कुछ कहा, गलत चीज़ कहा, तुरंत उनको पार्टी से निकाल दिया। हैदराबाद के उनके एक नेता ने टिप्पणी की, उनको पार्टी से निकाल दिया। आपके कॉरपोरेटर सरतन से जुदा के नारे लगाते रहे और असउद्दीन ओवैसी साहब टेलीविज़न पर आकर के बार बार कहते रहे कि नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है, ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, और रात के अंधेरे में टेलीफोन करके थाने से ऐसे लोगों को छुड़वाते रहे और इसमें गौरवान्वित भी महसूस करते रहे। देखिए, सच्चाई सब कोई जानता है, ये सब, इससे बचिए मत। क्या कारण है, कभी अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा कि कितने आरएसएस के लोग हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। और मैं आपसे कह सकता हूँ, बड़े दावे से कह सकता हूँ कि सारा मुसलमान टेररिज्म में शामिल नहीं है, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में 90% जो पकड़े गए हैं वो मुस्लिम ही हैं। और ये आंकड़ा सिर्फ भारत का नहीं है, दुनिया के हर मुल्क का यही आंकड़ा है। दुनिया के हर मुल्क में जहाँ पर मुस्लिम पॉकेट्स कंसंट्रेटेड हैं, वो संवेदनशील इलाके बन जाते हैं। इसकी जांच कीजिएगा कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा, कौन सी ऐसी तालीम है जो एक समाज को दूसरे समाज के प्रति इतनी नफरत पैदा कर देती है कि वो समाज जो है, वो इलाका जो है वो संवेदनशील बन जाता है। चाहे वो आप इंग्लैंड में जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाएं, जर्मनी में जाएं, फ्रांस में जाएं, स्पेन में जाएं, अमेरिका में जाएं, यही रवायत है। और यही कारण है कि दुनिया के सारे देश मुस्लिम आवर्जन को बहुत सख्त की निगाहों से देखने लगे हैं। तो ये सिर्फ यहाँ की नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, जिहाद की फैक्ट्री भारत का ही है। अखंड भारत का एक हिस्सा जो था, हो जो आज पाकिस्तान बन गया है, जिहाद वहीं की उपज थी, लेकिन उसका आइडिया भी जो है वो भारत की ज़मीन से ही है। तबलीगी जमात, जितने दुनिया के टेररिस्ट एक्टिविटी जो है, बम विस्फोट हुए हैं, आप जरा स्टडी पढ़ के देखिएगा, उसका मुख्यालय भारत के अंदर है। लेकिन 70 साल से हमारी सरकारों ने सरकारी तो आपके आरएसएस सर, उससे पहले सर नहीं सर, गलत आप बोल रहे हैं, नहीं जानकारी है। सर सैयद ने 1887 में इस पर बोला है, लखनऊ में बोला है, मेरठ में बोला है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब वहां पर रिफॉर्म्स की जा रही थी तो सर सैयद ने कहा कि नहीं, दो नेशन है यहाँ पे। आप इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर चली थी बात, तब उन्होंने प्रपोजल का विरोध किया था, कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अरे कहाँ बात कर रहे हैं सर, इतिहास में निकलेंगे, क्योंकि यहाँ तो कहने वाले ये भी थे। सर एक बात बताएं, सर बताएं, से ब्रिटेन ने सत्ता छीनी है, इसलिए आजाद भारत जो हो तो मुसलमानों की सत्ता होनी चाहिए। अरे ऐसी हम बातें इतिहास में गड़े निकले। आप मदरसों की बात कर रहे हैं, मदरसों ने तो 1930 के बाद पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, भारत के नहीं लड़े। आरएसएस ने भारत के हिंदू समाज, आरएसएस को लगता था नहीं, आरएसएस ने भारत के हिंदू समाज को संगठित किया। और जब पाकिस्तान में हिंदू काटे जा रहे थे और जब सारे लोग भाग रहे थे, तो हिंदू महासभा, आरएसएस और आर्य समाज, तीन थे जो हिंदुओं को बचा करके ला रहे थे। यही आरएसएस ने काम किया है। यदि आरएसएस नहीं हुआ होता तो पता नहीं जाते आप नोआ खाली डायरेक्ट एक्शन। अरे स्वतंत्रता आंदोलन के बदनुमा दाग आपके देखिए, आप बीच में बोलने लगे ना, आपको परेशानी हो रही थी उनसे। अरे वो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं फिरोज साहब। नहीं, सवाल तो वो भी कर रहे थे, व्यक्तिगत टिप्पणी की थी आपने उन पर, इसलिए वो बेचारे। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, हम भी आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मैंने तो यही कहा कि नाराजगी का सवाल, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था भाई। 1900 नहीं सर, व्यक्तिगत टिप्पणी से होता है कि आप किसी की पारिवारिक संस्कार पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, मत कीजिए ना। हम लोग बात तार्किक करने के लिए आए हैं। अदिति जी ने हमको बहुत अच्छा लगा ये चीज। कम से कम ये टिप्पणी नहीं हो तो देखिए, ये झगड़े झंझट से कुछ नहीं होना। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। मैं तो यही कर रहा हूं, 1930 के बाद से जो भारत के मदरसे थे, उन मदरसों में पाकिस्तान के लिए काम किया गया या नहीं किया गया,
ये इतिहास इसका साक्षी है। गलत कह रहे हैं आप। पाकिस्तान ऐसी हवा में बन गया क्या? हवा में बन गया क्या? अरे सर, मौलाना सर और जिस देवबंद की बात आप करते थे वो तो पूरे गजवाए हिंद पे काम कर रहा था। जो लोग कहते थे ना, वो उनको तो लगता था इस पूरे भारत को हमको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। आप मुझे बताइए, भारत को वो उनको लगा कि एक छोटा सा हिस्सा कैसे, हमको तो पूरा भारत ही इस्लामाइज करना है। ये उनकी मंशा थी, देवबंद का एजेंडा यही था। आगे बढ़ाएंगे, अब हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और बात किसकी करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार डिस्कशन हुआ निजी टिप्पणी का, यहाँ पर डिस्कशन हुआ तार्किक बहस का। अब बात होगी, ध्यान से सुनिएगा, संस्कारी मदरसे की बात होगी। बीजेपी के एक नेता ये कह रहे हैं कि मदरसों की जांच से क्या होगा, मदरसे संस्कारी बन जाएंगे और फिर वहां संस्कारी तालीम मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनकी शिक्षा है, उनके अंदर जो अशिक्षा है, उनके अंदर जो कट्टरता है, जो बहुत से लोग उस कट्टरता के कारण से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो सही दिशा में संस्कार युक्त और शिक्षा ग्रहण करें, इस तरह से प्रयास है। तो ये पूरे देश के अंदर इसका हम तो कहते हैं मांग होनी चाहिए, वो इसका सर्वे होना चाहिए। मदरसे वालों के साथ ज्यादती है और उम्मत मुस्लिमा पर, खासतौर से मुसलमानों पर ये जुल्म उठा रहे हैं। जगह जगह पर आसाम में भी मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। हुकूमत हिंद जुल्म कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब क्या बयानबाजी की जा रही है कि मदरसों को संस्कारी बनाया जाएगा। बहस काफी गर्म हो गई थी। फिरोज भक्त साहब एक टिप्पणी करना चाह रहे थे। फिरोज भक्त साहब, आपका कमेंट, और उसके बाद यास्मीन मैम आपका कमेंट, जल्दी जल्दी प्लीज। मैं एक छोटी सी टिप्पणी कहना चाहता हूं। देखिए, वेस्टर्न मीडिया ने एक बहुत ही अफसोसनाक जो है वो एक टर्म निकाली। वो टर्म क्या थी? ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम्स बट ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। बड़ा दर्द होता है, दिल छलनी हो जाता है ये हम सुनते हैं, मगर सामने वाला जो देखता है वही कहता है। आप ये देखिए, ग्लासगो एयरपोर्ट में एक नौजवान लड़का सारे गाड़ी लेके घुस गया उनकी बमों की, वहां फट गया। शर्म अल शेख में ऐसा हुआ, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ऐसा हुआ। तो तभी ऐसी टर्म्स बनती हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बबांगे दहल आदिति जी, आपके इस बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम के जरिए कि भारत के जितने मुसलमान हैं, ये सारे मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, संस्कारी हैं, देशभक्त हैं, नेशनलिस्ट हैं, पेट्रियोटिक हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एक फ्रिंज ऐसा है जो ओवैसी जैसे लोगों के जरिए, तौकीर रजा साहब जैसे लोगों के जरिए और आजम खान जैसे लोगों के जरिए रेडिकलाइज हो जाता है, पॉलिटिसाइज हो जाता है। इस वजह से वहां से जहर उगला जाता है और हिंदुस्तान में आग लगाई जाती है। मौलाना आजाद ने कहा था कि हिंदुस्तान दिस इज अ लैंड ऑफ पीस, ठीक है। इसको ये कहा था कि ये दारुल अमन है, दारुल हरब नहीं है। तो इस हिंदुस्तान में आप देखिए, मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूं जितने भी मेरे मुस्लिम भाई यहां बैठे हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, अफगानिस्तान में, सीरिया में पैदा नहीं हुए, ठीक है। तो शुक्र अल्लाह का अदा कीजिए। और हिंदुस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, पीसफुल मुल्क है, यहाँ हर चीज की आजादी है। आप ये देखिए, सड़कों पे हम नमाज पढ़ते हैं, जुमे को, ईद बकर ईद को, पुलिस सिक्योरिटी के लिए आती है, हालांकि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो आप भी कहते हैं कि दूसरों के राइट्स को जो है इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला हमारे साथ ये हो जाता है, मैं बता रहा हूं आपको, तमाम जो मेरे साथी बैठे हैं, खासतौर से मुस्लिम लोग, कि हम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपकी बात करते हैं, आपके लिए जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सर तन से जुदा की बात करते हैं, जो उनके खिलाफ बोलता है, लेकिन हम आपके रास्ते पे नहीं चलते। अभी बात आई थी नुपुर की, नुपुर ने माफी मांग ली, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आज अगर आप जिंदा होते तो आप नुपुर को भी माफ कर देते और उन लोगों को भी माफ कर देते जो आपके खिलाफ, आपको तो लोग कत्ल करने आए, आपने कहा मैंने तुम्हें माफ किया, अल्लाह तुम्हें नेकी की तौफीक दे। आपका तो किरदार ऐसा था, मगर अफसोस ये है कि हम आपके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हम हर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके रास्ते पर नहीं चल पा रहा है। ठीक, यास्मीन फारूकी मैम, आपका यहाँ पर कमेंट, वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म तो अंदर से होगा। अभी जो फिरोज भक्त साहब ने कहा है, थोड़ी देर पहले तारिक फतेह भी कह रहे थे, वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, सुधारों की बात कर रहे थे। क्या अगर सर्वे हो और सुधार हो तो वो आपको कबूल नहीं है? और ये लड़ाई पॉलिटिकल क्यों बनाई जा रही है?
देखिए, सर्वे होने से किसी को कोई एतराज न कभी था न कभी होगा, लेकिन उस सर्वे के इंटरनल क्या मकसद हैं वो प्रॉब्लम होती है। और आज रागी साहब ने जिस तरह सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया है, मुझे बहुत अफसोस है। ये जो नफरत की जबान वो बोल रहे थे कि पूरी दुनिया के ठेकेदारी कर रहे थे, पूरी दुनिया में कह रहे थे कि इंग्लैंड, अमेरिका और सारी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही हैं, तो उसका एक सवाल रागी साहब से जो मैंने किया था कि जो हरिद्वार के इकबालपुरा में जो 80-90 लोगों ने मिलके जो इतनी दंगाई की है, उसके बारे में भी अगर रागी साहब बोल देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। गलत बात को तरीके से जवाब मैं दे देता हूं। मैं उसके लिए अभी भी कह रही हूं, मैं जो गलत है वो नहीं, गलत है। फिरोज बख्श साहब उनकी बात पूरी हो जाने आप बीच में बोल रहे नहीं, फिरोज बख्श साहब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज सर। रागी साहब मैं आपके बीच में नहीं बोली। नहीं, रागी साहब नहीं बोल रहे हैं, अफसोस हुआ। मैम रागी साहब नहीं बोल रहे, फिरोज बख्श जी बोल रहे हैं। आप बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं फिरोज बख्श साहब को भी इजाजत नहीं दूंगी कि मेरे बीच में बोले, क्योंकि मैं उनके बीच में नहीं बोली थी। तो मुझे वाकई में यकीन जानिए कि मैं आज भी जिस उम्र में हूँ, मैं उस गंगा जमनी तहजीब को प्यार करती हूँ, इश्क करती हूँ। और आप इस तरह की बात करके अगर इस जगह बैठ के इस तरह की करेंगे और नफरत फैलाएंगे तो फिर आप पे अगर इल्जाम आए तो आप बुरा मत मानिएगा। शुक्रिया। संगीत रागी जी, आपका जवाब सर। जो यास्मीन फारूकी जी ने सवाल पूछा उस पर जवाब आप। दो सवाल उन्होंने कहा कि जो एक मुसलमानों का कत्ल हुआ, कोई भी ये उससे सहमत नहीं हो सकता। दूसरी बात, देखिए, एक समाज में जहाँ पर अपवाद होता है और दूसरा जगह ऐसा है जहाँ पर एक पैटर्न होता है, डोमिनेंट पैटर्न है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, तीसरी बात, आप कहते हैं कि यही हम तो गंगा जमनी तहजीब है। गंगा जमनी तहजीब यदि होती तो सरतन से जुदा के नारे नहीं लगते। गंगा जमनी तहजीब वो थी कि जब एक पेंटर माँ भगवती का नग्न तस्वीर बनाता है तब भी उसको कोई मारने नहीं जाता है, उसके सरतन से जुदा करने का नारा नहीं लगाता है। इस देश में सिनेमा में पीके फिल्म बनी, ऐसी कई पीके फिल्में बनी हैं जिसमें भारतीय हिंदू समाज के प्रतीकों के, हिंदू धर्म के प्रतीकों के खिलाफ अद्भुत अद्भुत बेशर्म टिप्पणियां की गई हैं। इसके बावजूद भी किसी ने नहीं कहा कि हम सिनेमा हॉल तोड़ देंगे, हम आग लगा देंगे, हम कत्लेआम कर देंगे। यदि तस्लीमा नसरीन कुछ बोलती हैं तो आप उनको मारने के लिए आ जाते हैं। यदि आप अभी जो हैं वो तारिक फतेह यहाँ पर बात करते हैं जो वही उसी संप्रदाय से आते हैं और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान की कैसी कैसी व्याख्याएं की जाती है। वो अच्छी तरह से, एक नहीं हजारों ऐसे वीडियो हैं जो कुरान की क्या व्याख्या की जाती है वो आपके सामने भी पता है। और हम भी आज के दिन में पढ़ते हैं। जल्दी बहुत सारे गेस्ट हैं, सभी को पढ़ लेना चाहिए। मुस्कुरा रही हैं, उसके बाद इसके आधार पर लोग कहता है आपके टिप्पणी। ठीक है सर। यास्मीन मैम, एक छोटा कमेंट आपका, उसके बाद कलीमुल हफीज और तारिक फतेह साहब। रागी साहब एक बात सुनिए, मुझे तारिक फतेह साहब से इसलिए दिक्कत नहीं है, वो कनाडा ऐश करके बैठ के यहाँ बैठ के हमने गंदगी फैलाते हैं, उस बात पे मुझे एतराज है। दूसरी बात, निजी टिप्पणी, दूसरी बात नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रही, मैं जवाब दे रही हूँ अदिति। और दूसरी बात ये रागी साहब, आपने इतनी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं जिनका जवाब देना, या तो कभी बैठ के बात कर लें, मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है जो मैं इतना जवाब दे पाऊं, क्योंकि आपके पास बहुत गलत इंफॉर्मेशन हैं। बहुत अच्छे से बैठ के बात कर सकती हूँ आपसे, पर अभी क्योंकि अदिति टाइम नहीं है, औरों को टाइम दीजिए। आप हमेशा, चलिए 30 सेकंड में आप जितना जवाब दे पाए मैम उतना जवाब दे दीजिए। कलीमुल हफीज जी, उसके बाद आपको दे रही हूँ फ्लो। देखिए रागी साहब, मैं अभी भी जो आपने बात कही, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो अगर वो उन लोगों ने जो तस्वीरें बनाई या वो किया, तो अगर आपको मैं ये बता दूं, शायद आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो भगवान और देवी देवताओं की जो मूर्तियां फर्स्ट टाइम बनी थी वो किसने बनाई थी, कहाँ से बनाई थी, एक बार आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। वो कोई मुसलमान नहीं था, वो शायद कोई मुसलमान नहीं था। जब प्रिंट आउट निकला और प्रिंट आउट बना तो वो हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा। इसलिए ये बातें करने से पहले पूरी हिस्ट्री और पूरी ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। जहां तक पेंटिंग का सवाल है, आज आप बैठ के बात ही कर रहे हैं, गलत बात को गलत कहा जाता है, लेकिन इस तरह अगर गंदगी फैलाते रहोगे। मैंने आपसे एक सवाल किया कि 80-90 लोगों ने जाके एक गांव को तहस नहस कर दिया, वो आप सही मान लो, वो आतंकवाद नहीं है। किसी को गाय के नाम पे मार दो,
वो आतंकवाद नहीं है। किसी को टोपी और नाम से ये कहा जाए कि राम राम सुअर काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, वो गलत बात। मैं अगर कहने बैठूंगी ना रागी साहब, बहुत अच्छी सी बहुत बड़ी चीजें निकल के आएंगी। आज का जो माहौल आपने बना दिया है और जो कर दिया है वो मैंने अपनी 68-60 की उम्र में नहीं देखा था। आज आप यंग हैं, आपको शायद इन बातें नई नहीं लग रही होंगी क्योंकि आपने ये फैलाई और आप कर रहे हो, पर मेरे लिए बड़ी तकलीफ। दो बातें कहनी, आपसे बहुत छोटी हूँ, अनुभव के लिहाज से भी, उम्र के लिहाज से भी। मैम, इस देश का बंटवारा हुआ है धर्म के नाम पर, इस देश का। आपने एक बात कही, आप क्या हमें कत्ल कर देंगे उसके नाम पर? मैम, आप मेरी बात सुन लीजिए मैम, मेरी उसको कत्ल कर दें आप? अदिति जी आप भी वही बायस्ड वाली बात कर रही हैं। मैम, आपने बायस कहाँ देख लिया? बायस कहाँ देख लिया? मुझे आपसे उम्मीद आपके मन में दुराग्रह है, मैं मुझे कहना पड़ेगा। मुझे अगर आप मेरे बोलने से पहले मेरे शब्दों को समझने का दावा करेंगी तो बहुत दिक्कत होगी। मैं आपका ध्यान इस तरफ ला रही थी। आपको बुरा लगता है अगर आपको कोई इंटरप्ट करता है, आपको बुरा लगता है अगर कोई आपको इंटरप्ट करता है। मैं उसी बात की उम्मीद आपसे भी करती हूँ जब कोई बोल रहा हो तो, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, क्योंकि उसमें मिसअंडरस्टैंड किए जाने की, मिसअंडरस्टूड होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है और मैं बिल्कुल भी गलत नहीं समझे जाना चाहती। तो आपने मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया। आपने अभी कहा, मैंने कहा धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, लेकिन इस देश के मुसलमानों ने इस देश को चुना। आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी मैम। तो कुछ एक सेलेक्टिव लोगों की वजह से कैसे बदनामी होने दी जा सकती है? अगर उन लोगों के, वो जो गलत काम कर रहे हैं लोग, उनका साथ अगर खड़ा होने लगेंगे तो क्या पूरे धर्म विशेष पर इसका असर नहीं पड़ रहा है? क्या पूरा धर्म विशेष खड़ा है उनके साथ? क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है सर तन से जुदा का? मैम, सुधार तब होगा ना जब गलती एडमिट की जाएगी, या गलती के एडमिशन के बिना कोई सुधार हुआ है आज तक? कभी नहीं हुआ मैम। तो गलत को गलत कहना पड़ेगा। आपने जो नारे गिनवाए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मुझे औरों का पता नहीं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, एज अ बिलीवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री एंड बीइंग एन इंडियन सिटीजन, भारतीय होने के नाते हिंसा के लिए कोई भी कॉल, कोई भी सही नहीं है। सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ऐसा ही रोष जो आपने मेरी आवाज में देखा, वो आपको सत्तन से जुदा में क्यों दिखाई नहीं देता? मैम, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, सिर्फ इसलिए सवाल पूछ रही हूँ और कुछ नहीं। नहीं, मुझे एतराज है। अब एक कमेंट मुझे लेने दीजिए प्लीज, एक कमेंट लेने दीजिए। कलीमुल हफीज, ये मंशा, अभी मैम ने कहा सर्वे हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 2 दिन पुरानी डिबेट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन एक माहौल क्रिएट करना इनसिक्योरिटी का, डर का, खौफ का, ये सही है? कोर्ट में जाकर लड़ लीजिए। ओवैसी साहब खुद बैरिस्टर है, चले जाइए ना कोर्ट, कौन मना कर रहा है? लड़िए वहां पर। सिर्फ बयानबाजी क्यों? मेरा सिर्फ इतना सवाल है। देखिए, मैं अब नई बात करता हूं। जो आरएसएस के एक नेता ने कहा संस्कारी बनेंगे, क्या वैसी संस्कारी बनेंगे जैसे बिल्किस बानो के जो बलात्कारी और हत्यारे, उनकी फैमिली के जो छोड़ने वाला जो बीजेपी का एमएलए था उस कमेटी में, वो कह रहा था कि ये जो बलात्कारी हैं ये संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं? क्या वैसे संस्कार की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, हमारे दोस्त संगीत रागित ने कहा कि साहब नूपुर शर्मा ने कुछ गलत किया, लेकिन वो अरेस्ट हुई, आज तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन वही गलती जब तेलंगाना में की तो आज वो जेल के अंदर है। ये फर्क है कानून में सरकार के काम। ना, अब आप तीसरे नंबर पे आता हूं, गलत बयानी कर रहे हैं सर ना। एक सेकंड, नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जा सकता है? एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए सर। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जा सकता है आज? बताइए क्यों? क्या करना चाहिए था? जैसी एफआईआर हुई थी, जैसी गलती क्या मतलब है? आपने कहा आज तक गिरफ्तार नहीं हुई नूपुर शर्मा। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जा सकता है? आप बस मुझे इतना बताइए। क्यों नहीं? उनका गुना वही है जो टी राजा का है। सर, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं गिरफ्तार? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जुबैर गिरफ्तारी पर रोक है, और ये रोक किसने लगाई है? आपको पता है कलीमुल हफीज जी? ये तो बाद में लगाई ना। आप बाद में आ गए। आपने कहा क्यों नहीं गिरफ्तारी हो सकती? उनके आप कंफ्यूजन वाली बातें कर रहे हैं कलीमुल हफीज। मैं सवाल ये है, जब कलीमुल हफीज जी कंफ्यूजन वाली बातें कर रहे हैं, आप देश की सर्वोच्च अदालत को इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं। सर, संभल के। कंफ्यूजन नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। आप देश की सर्वोच्च अदालत को इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी पर रोक इस देश की सर्वोच्च अदालत ने लगा रखी है। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। मैडम,
ऐसा है मैडम, जो भी उनके लिए हुआ है पूरा देश जानता है। अच्छा, अब आपके पास डिफेंस नहीं, मैं तो कानूनी तौर पर आपसे सवाल पूछ रही थी ना। आपको अब आपने एक और पहलू यहाँ पर उठा दिया, क्योंकि आप उनका फेवर करती हैं। अरे सर, मेरे फेवर करने का आरोप लगा देंगे, आपको निजी टीका टिप्पणी ही करनी है सर। लेकिन सच मानिए, आपको पता है लेकिन सच मानिए, सच मानिए, अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं आर्टिकल 30 का उल्लंघन है, कोर्ट क्यों नहीं जाते, और आप जवाब में आकर नुपुर शर्मा का नाम लेने लगते हैं ना सर, और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है उस बात को भूल जाते हैं। तो लो आप सब लोग बोले मेरा नंबर आया, आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं, मैं तार्किक तौर पर बात करती हूँ और अक्सर जब मेरे सवाल छूट जाते हैं ना गेस्ट को, तो वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे हमारे खिलाफ बोले तो हम भी बोलेंगे। नहीं, आप ऐसे ही सुनिए, इस देश में मैं सिर्फ एक किसी की साइड अगर लेती हूँ ना, मैं साइड लेती हूँ, बिल्कुल लेती हूँ और खुलकर लेती हूँ। मैं इंडिया की साइड लेती हूँ, भारत की साइड लेती हूँ, और जो भारतीय कानून में यकीन रखते हैं मैं खुलकर उनका समर्थन करती हूं। मुझे कोई इस बारे में शर्म नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है सर, मुझे इस बारे में कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रोक को चैलेंज करेंगे डिबेट में बैठकर, वो भी मेरी डिबेट में बैठकर, तो मैं उसे सवाल उस पर पूछूंगी। मैंने आपसे पूछा आर्टिकल 30 के वायलेशन को लेकर, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। आरोप यही है ना कि आर्टिकल 30 का वायलेशन है, जाइए कोर्ट, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? मैं यकीन करती हूं देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे राइट का वायलेशन होगा, मैं जाऊंगी कोर्ट में। सुनिए आप बात, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, अब भी जाएंगे कोर्ट में। लेकिन सवाल ये कि आज आपने डिबेट में बुलाया है, अब ये डिबेट में बोले हम ये कोर्ट में चले जाएं, आप ये बता दीजिए हमें। आपने डिबेट में बुलाया है, बोले कोर्ट चले जाएं। रागी जी तो यहीं बैठ के बोल रहे हैं, आप रागी जी यहीं बैठ के बोल रहे हैं हमें कोर्ट जाना पड़ेगा शायद। जब तक कोर्ट नहीं जाएंगे तो सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहेगा, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहेगा। मतलब आप हर जुल्म के खिलाफ हम आवाज न उठाएं, सब जुल्म के खिलाफ कोर्ट में चले जाएं, यानी सरकारों के खिलाफ हम सब कोर्ट में जाएं, हम इनके खिलाफ आवाज न उठाएं। आप ये कह रही हैं को लेकर सुविधाजनक, आप ये कह रही हैं हम आवाज न उठाएं इनके खिलाफ जी, बस मैं इतना आप ये चाहती हैं कि हम इनके खिलाफ बोले ना, आप हमारी जुबान को बंद करना चाहती हैं। हर बार एक अलग कोर्ट में जाइए, हर बार एक अलग ट्विस्ट, क्यों भाई? इनके खिलाफ बोलेंगे अगर मेरे राइट्स का वायलेशन होगा तो मैं कहां जाऊंगी? दर्शक भी देख रहे हैं इस वक्त, आपके राइट्स का वायलेशन होगा, आप कहां जाएंगे? अदालत जाएंगे ना, अपने राइट्स को अपहोल्ड कराने के लिए अदालत जाएंगे, और कहां जाएंगे? और कहां जाएंगे? सबसे पहले जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत तो आप फेस कर रहे हैं, जहां आप जवाब नहीं दे पा रहे, जनता की अदालत में ही आप खड़े हैं इस वक्त, जहां आप सोच रहे हैं मॉडरेटर को अटैक करके आपसे पूछे जाने वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बोलेंगे हम। कोई बात नहीं, आप जनता की अदालत में 3 दिन से बोल रहे हैं, जाकर असली अदालत में बोलिए। अब उस अदालत में भी बोलिए सर, जिस अदालत में इन राइट्स को अपहोल्ड किया जाएगा। जनता की अदालत में तो आप रिजेक्ट हुए उत्तर प्रदेश में, जनता की अदालत में ही रिजेक्ट हुए थे। अच्छा, तो इसका मतलब अगर तो अब आप जाइए, अभी आप फंडामेंटल राइट की वायलेशन की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या वो जुल्म करेंगे? आपने तो जुल्म का सर्टिफिकेट दे दिया क्या? नहीं, जो जीत गए हैं उनको आपने जुल्म का सर्टिफिकेट दे दिया। ये देखिए, अब वो हमें बाहर निकाल देंगे यहाँ से, वो मारकाट करेंगे, वो बुलडोजर चला देंगे। जजमेंट आप क्या चाहती हैं? किसी का तो जो जीत गए वो कुछ भी करेंगे, किसी का तो सपोर्ट कर लीजिए सर, किसी को तो समर्थन, जनता के जजमेंट पर सवाल। मॉडरेटर को तो खैर आप कुछ समझते ही नहीं है, पैनलिस्ट को आप कुछ समझते नहीं है, अदालत को आप कह देते हैं, अदालत कहती है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, आप कहते हैं क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? इतनी देर बोलने के बाद, सुनती हैं इनको आप, इतनी देर बोलने के बाद कलीमुल हफीज अब भी पीड़ित है इस डिबेट में, इतनी देर बोलने के बाद भी कलीमुल हफीज पीड़ित है, और बाकी पैनलिस्ट सुन रहे हैं तब से लगातार, उनमें से कोई पीड़ित नहीं है, इनमें से कोई पीड़ित नहीं है, लेकिन कलीमुल हफीज ऐसा है मैडम, आप जीती, तारिक फतेह, कोई बात नहीं सर, जनता की अदालत में, आप जनता की अदालत में जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जनता की अदालत में रोज जाती हूँ, मेरी जज वही है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तारिक फतेह खिलाफ बोले उन्हें मत बुलाया करिए, तारिक फतेह बैठ जाइए सर, आराम से, आराम से। अब सुनिए, ठीक है, हाँ ठीक है सर, चलिए चलिए, मैं डर गई, आराम से ही हूँ ना ना ना, मैं डर गई, बहुत डर गई सर, बहुत डर गई आपकी बातों से, बहुत डर लग गया मुझे। चलिए कोई बात नहीं, ये बदतमीजी जो ये साफ नजर आ रही है, ये दिखा रहे हैं, ये सारा उसी सोच का है नजरिया जिसमें ये ऊपर हैं और तमाम बाकी दुनिया के जो भी दूसरे लोग हैं वो घटिया हैं। ये वही लोग हैं जो ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं हिंदुस्तान में, कि अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया है कि जब तक तमाम हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाएंगे, जब तक तमाम हिंदू मंदिर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, रोज़ा क़यामत नहीं आएगा। अब ये लोग
जो औरतों को पूरा हकूक नहीं देना चाहते, जो मुसलमान औरतें हैं, ये वो लोग जो पोलिगमी में बिलीव करते हैं, 12वीं सदी को 21 सदी के अंदर लाना चाहते हैं, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि किसी दुनिया के मुल्क में इक्वालिटी हो? ये कभी सोचते नहीं हैं कि ये क्या वजह है कि को 50 मुसलमान मुल्क हैं और एक हिंदुस्तान के अलावा कहीं मुसलमान को वोट डालने का हक नहीं है। और ये एहसान किसी का नहीं है कि राजा दाहिर ने सहाबा को पनाह दी, एक हिंदू ने। क्या ये नहीं मानेंगे कि हुसैनी ब्राह्मण ने आके इमाम हुसैन के लिए मदद की? या पूरी फातिमाइन डायनेस्टी जो मिस्र में थी, जिसको सलाउद्दीन अय्यूबी ने कत्लेआम किया, जिसका वो भटकते भटकते एंड में सिर्फ हिंदुस्तान में आके लिया। जो ये आज के दाऊदी बोरा हैं, ये सारे मिस्र से आए हुए यहाँ पनाह ली हुई है। दुनिया के हर जगह पहली मस्जिद बनी आपके करेल के अंदर। और क्या चाहते हैं कि ये हो जाए कि तमाम हिंदू जो हैं वो इनके अंदर बिल्कुल औरंगजेब की तरह वो रख दें? क्या जजिया मांगना चाहते हैं? ये पाकिस्तान किसने बनाया? कभी इनसे ये सोचिए, ये यूपी, बिहार, भोपाल और वहां की मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। कहीं और तो यहाँ जो पाकिस्तान इस वक्त है, वहां तो लोगों ने वोट नहीं किया पाकिस्तान के लिए। यही उर्दू जबान लेके ठोपी गई बांग्लादेश में और फिर पाकिस्तान में। और इसी तरह मोर लॉयल देन द किंग वाले क्या रहे, अरब क्या जानता, ईरानी क्या जानता, हम हैं कुरैशी, हम हैं सैयद, हम बताएंगे कि इस्लामी हुकूमत कैसे चलेगी और हिंदुओं को किस तरह किनारा कश करना पड़ेगा। नहीं, आप ना सुने बीबी, आपका 68 साल उम्र आपने बताई। मैं आपसे बीबी पूछ रहा हूँ, आपने बांग्लादेश के अंदर कत्लेआम पे क्या बोला? आपने अपनी एज बताई है। आपने 1970 में बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तानियों ने किया, आप क्या कर रही थी? आप फखरुद्दीन अली अहमद की तरह बैठी हुई नहीं थी कि वी शुड नॉट इंटरफेयर। 10 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और आप जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान बैठे रहे पाकिस्तान के झंडे हिलाते हुए। आपको उस वक्त दिल नहीं डरा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने खुद बताया आपकी एज 68 है। अगर आप उस वक्त पैदा नहीं होती तो मैं समझ सकता था। मुझे याद है कि कत्लेआम हो रहा था, फखरुद्दीन अली अहमद ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से कहा, लेट अस नॉट इंटरफियर इनटू द मैटर्स ऑफ पाकिस्तान। और मुक्ति वाहिनी जंग आजादी लड़ रही थी और हिंदुस्तान का एक मुस्लिम लीडर नहीं था जिसने कहा कि हम जाएंगे और साथ देंगे मुसलमान मुक्ति वाहिनी का। क्या बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद दक्कन ने क्या कुछ नहीं जुल्म किया? सवाल कर रहे हैं आप, जो सवाल कर रहे हैं उसके जवाब देने के लिए समय यास्मीन फारूकी नहीं है, वो इस डिबेट से जा चुकी हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर ट्वीट के बाद थोड़ी देर पहले आरएसएस पर फिर से निशाना साधा। सुनिए। सर्वे मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं हो रहा है। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे, क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसा समझाएंगे आपको। सर्वे किस लिए हो रहा है? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स ने कहा। अब नेशनल प्रोटेक्शन चाइल्ड का जो वो तो अड्डा बना हुआ है एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे आरएसएस के शिशु विहार सरस्वती मंदिर पढ़ रहे हैं उसमें बच्चे नहीं है। उनका सर्वे क्यों नहीं होगा भैया? आप एक सिलेक्टेड टारगेटेड सर्वे कर रहे हैं ताकि डेटा हासिल करने के बाद उनको हरास किया जाए। जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट जो है मैं आपका चाहूंगी फिरोज बख्श जी। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा था उस वक्त जब आपने कहा था अदिति जी कि मेरा सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, वो है इंडिया। यानी वी शुड नॉट प्ले आइदर a Hindu card or a Muslim card. The only card that we have to play is India card because there is no country which is better than India in the entire world. तो हम सैल्यूट करते हैं आपको अदिति जी, जो आपका रिमार्क है कि सिर्फ इंडिया कार्ड है, उसी पे हमें चलना है, ना दाएं ना बाएं, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना सिख ना ईसाई। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक इंडियन के तौर पर मैंने जिंदगी के 2.5 साल बिताए हैं विदेश में। मेरी पहचान अदिति त्यागी बाद में थी और इंडियन पहले रही है। तो जैसे ही आप इस देश की सीमाओं से बाहर जाते हैं तो आपकी पहचान सिर्फ एक रह जाती है, आपको सिर्फ एक इंडियन के तौर पर ही जाना पहचाना जाता है। और इसीलिए जब इस बहस में मैं आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बात सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जाए। चलिए, हमारे पास इस डिस्कशन में वक्त इतना ही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।